हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया। सो गाइस, आज का जो क्लास रहने वाला है ये आपका एएनएम फर्स्ट ईयर यानी कि हेल्थ प्रमोशन का दूसरा क्लास रहने वाला है। जी हाँ, हेल्थ प्रमोशन का दूसरा क्लास जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस। ठीक है गाइस, और ये जो क्लास है ये एएनएम ऑल एग्ज़ाम यानी कि चाहे वो आपका अभी जो 10,000 शासनों का हुआ है इसमें से भी मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आया है। तो गाइस, एएनएम के सभी एग्ज़ाम अभी जो है फिलहाल आरआरबी पे फोकस करते हुए इन सभी परिभाषाओं को, छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हैं। जैसा कि हम कल ही आप सभी को बता दिए थे कि इस क्लास में जो है एएनएम का हेल्थ प्रमोशन का जो क्लास हो रहा है इसमें हम लोग की जो शुरुआत रहेगी ये जीरो से रहेगी, यानी कि एक अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए शुरुआत हम सभी को परिभाषा से करना है। जी हाँ गाइस, तो ये जो है आज का जो क्लास है ये दूसरा रहने वाला है जिसमें हम लोग आज भी न्यूट्रिशन का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या है, कल हम लोग बैलेंस डाइट तक देखे थे, आज उससे आगे चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी का सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके साथियों, एंड इसके साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि अगर हम मेहनत करते हैं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कहीं ना कहीं आप भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्लास की ओर। ओके सो गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोग जो है बैलेंस डाइट तक देख लिए थे। अब इसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग जो है यहाँ पे आवश्यक पोषक तत्व जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है खास करके, ठीक है, उन पे यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जिसमें कि संतुलित भोजन में जो है सम्मिलित सभी आवश्यक तत्व जो कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी आपूर्ति बाह्य खाद्य पदार्थों के द्वारा ही की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट को दो भागों में बांटा गया है, पहला है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसे अगर हम हिंदी में जानें तो हिंदी में इसे बृहद पोषक तत्व कहते हैं, एंड इसका जो है माइक्रो का ये लघु पोषक तत्व कहते हैं। गाइस, हम लोग नाम से ही पता कर लेते हैं, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मतलब एकदम सूक्ष्म। ठीक है, माइक्रो से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि ये बहुत ही छोटा का यहाँ पे बात किया जा रहा है। देख लिए पहला कौन सा था हमारा, ये मैक्रो था। मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ा होता है। देन हम आते हैं माइक्रो की तरफ। ठीक है, माइक्रो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ छोटा की बात की जा रही है, कुछ सूक्ष्म की बात की जा रही है, लघु की बात की जा रही है। तो इसमें जो है विटामिन एवं मिनरल्स को शामिल किया गया है जो कि आहार में यानी कि भोजन की मात्रा में इन्हें कम मात्रा में लिया जाता है क्योंकि शरीर को इन्हें जो है कम मात्रा में इनकी ज़रूरत है। किनको? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की। माइक्रो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब इसका आप लोग एग्जाम्पल देके बताएंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है न्यूट्रिशन अल्टरनेशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अल्टरनेशन जो है ये व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले बैलेंस डाइट में दो प्रकार के होते हैं जिसमें जो है ये ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। अब सभी को पता होगा कुछ लोग ओवर न्यूट्रिशन का सेवन करते हैं और कुछ लोग अंडर न्यूट्रिशन में ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी चलते हैं, देखते हैं। ओवर न्यूट्रिशन जो होता है भोजन की अधिकता यदि मुख्य मनुष्य जो है अपनी दैनिक जीवन में और अपनी एज और कैपेसिटी के अनुसार अधिक कैलोरी का सेवन करता है और कंडीशन ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यह जो कंडीशन उत्पन्न होता है ये क्या कहलाता है? ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है, जिससे बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ओवर का मतलब ही है ज़्यादा, यानी कि जो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, अधिक मात्रा में जो कैलोरी लेते हैं, किसके अनुसार? अपने एज और कैपेसिटी के अनुसार, तो उनके बॉडी पर क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं अंडर न्यूट्रिशन। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ह्यूमन बॉडी में ओबेसिटी का शिकार तो होना ही पड़ता है, इसके साथ ही हार्ट डिजीज़, चलने फिरने में दिक्कत, थकान, वीकनेस, ये सब का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। किनको? तो ओवर न्यूट्रिएंट्स वाले को। ऐसा नहीं है गाइस हम जितना खाएंगे उतना यहाँ पे हेल्दी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर न्यूट्रिएंट्स भी एक तरह से हानिकारक है। अब चलते हैं, देखते हैं अंडर न्यूट्रिएंट्स में क्या है।
तो अंडर जो न्यूट्रिशन है, ये भोजन की कमी यदि व्यक्ति द्वारा बॉडी नीड से कम लिया जाता है तो वो अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, जितना आपके बॉडी को ज़रूरत है अगर उतना मात्रा में नहीं लिए, अगर आपको दैनिक जीवन में आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है, लेकिन अगर आप 1 कप ही पानी पीते हैं तो ये भी सही नहीं है आपके बॉडी के लिए। ठीक है, तो अंडर न्यूट्रिशन वाले भी वीकनेस, टेंडरनेस और फिजिकल एक्टिविटी में तुरंत ही वो थक जाते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होती है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए आप बैलेंस डाइट बना करके रखें अपना। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं माल न्यूट्रिशन क्या होता है गाइस। माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये जो है बैलेंस डाइट या किसी न्यूट्रिएंट्स कुपोषण की, यहाँ पर जो है बैलेंस माल न्यूट्रिशन में क्या कहा जा रहा है, बैलेंस डाइट या किसी न्यूट्रिएंट्स का जो है पोषण की, यहाँ पर गाइस पोषण होगा, कुपोषण नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। पोषण की आवश्यकता से कम अमाउंट एवं एब्सेंस में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। साफ साफ एक बार फिर से यहाँ पे रीड करेंगे और देखेंगे कि जितना आपके बॉडी को ज़रूरत होता है, यानी कि पोषण की मात्रा हमें जितना ज़रूरत होती है उसकी आवश्यकता ना हो, या फिर कम अमाउंट में हो, या फिर उसकी एब्सेंस हो, तो क्या हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिफिशियंसी है, किसके कारण, तो न्यूट्रिशन के कारण। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है फूड से न्यूट्रिशन की कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं वो चाइल्ड में प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्वाशियोकर एंड मरासमस जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। गाइस अब जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फिलहाल मैं बता देती हूँ। क्वाशियोकर जो है वो 0 से 5 साल तक के बच्चों में होता है, तथा 0 से 15 मंथ के बच्चों में कौन सा होता है, तो ये मरासमस डिजीज होता है। ये होने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, 15 मंथ तक के बच्चों में, और 5 साल तक के बच्चों में क्वाशियोकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर विटामिन B12 की कमी से जो है यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया भी होने का चांस रहता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में अगर आयरन की कमी है तो एनीमिया रोग हो ही जाता है। अगर आप मतलब खान पान में, फूड में जो है फॉलिक एसिड की अगर कमी हो, कब, तो प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी होता है। तो ये सब जो है डिजीज़ है, ये सब जो है पूर्ण रूप से पोषण की प्राप्ति नहीं होने वाला डिजीज़ है। तो इन सब को आप लोग ध्यान में रखें, ये छोटे छोटे पॉइंट है। इसके बाद चलते हैं अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे भौगोलिक आधार पर जो है इन्हें बांटा गया है, किसको, तो न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पे नेशनल फूड है और दूसरा जो है क्लिनिकल मेडिकल फूड है। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं क्लिनिकल मेडिकल फूड क्या होता है। तो क्लिनिकल मेडिकल फूड को 5 भागों में बांटा गया, जो कि पहला है फुल डाइट, सर्व डाइट, ब्लेंड डाइट और लिक्विड डाइट और स्पेशल डाइट। गाइस यहाँ पे ब्लेंड डाइट में आप लोग कन्फ्यूजन में ना आए, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड डाइट को बैलेंस डाइट समझने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ब्लेंड डाइट ही बताया जा रहा है। और ये ब्लेंड डाइट होता क्या है, वैसे भोजन जो कि आप आसानी से और सुगम तरीके से आपका पचाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि दलिया वगैरह हो गया, चावल का गीला चावल, गीला भात हो गया, तो वो सब जो है आपका किस में आएगा, वो सब ब्लेंड डाइट में आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, यानी कि पोषक जो है मात्रा के आधार पर कितना होता है, क्या होता है और कौन कौन से हैं। तो ये सब देखने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं गाइस कि अनाज, ठीक है, इनमें जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं। तो ये अनाज, दाल, सब्जी, फल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग, शुगर, ठीक है, एंड इसके साथ ही अदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। फिलहाल चलते हैं देख लेते हैं इसका वर्गीकरण जो किया गया है ये किस आधार पे किया गया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, इससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे, लेकिन किसका पढ़े थे, तो ये आप लोग को याद होगा कि कल के क्लास में हम लोग एनर्जी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड वगैरह पढ़े थे, लेकिन आज जो है यहाँ पर जो है एनर्जी प्रोवाइडर फूड हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में एनर्जी बिल्डर फूड पढ़े थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग एनर्जी प्रोवाइडर फूड पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कौन कौन से ऐसे फूड है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसके आधार पर, तो कार्य के आधार पर। ओके, तो यहाँ पर जो है ऐसे भोजन जिससे बॉडी का फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यह एनर्जी प्रोवाइड की करती है। ठीक है, तो इसे हम एनर्जी प्रोवाइडर फूड कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, दाल, चीनी तथा ऑयल ETC, ये सब क्या है, एनर्जी प्रोवाइडर फूड है। ठीक है, ये सब हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। इसके बाद जो है बॉडी बिल्डर फूड, कल हम लोग ये पढ़े थे। ठीक है, और इसमें क्या क्या आते हैं आज ये देखेंगे। ऐसे फूड जिनसे बॉडी मसल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है,
जिससे बॉडी स्ट्रक्चर और वेट बढ़ता है उसे हम बॉडी बिल्डर फूड कहते हैं। जैसे मीट, दाल, तेल, ये सब क्या है यहाँ पर, इसके साथ ही इत्यादि, ये सब बॉडी बिल्डर फूड में आते हैं। गाइस प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे प्रोटेक्टिव एनर्जी वगैरह क्या क्या है, कौन कौन से देते हैं एनर्जी, वो पढ़े थे। लेकिन आज हम स्पेशल फूड के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं? ऐसे फूड जिनसे बॉडी का डिजीज़ प्रोटेक्शन मिलता है, डिजीज़ ना होने का जो है प्रोटेक्शन मिलता है, उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब क्या है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो है पे प्रोटेक्ट रहता है, किससे? किसी भी डिजीज़ से, ठीक है। बढ़ते हैं इसके साथ ही जंतुओं के आधार पर, वो था कार्यों के आधार पर, और ये है जंतुओं के आधार पर आपके भोजन को किस प्रकार बांटा गया है। यानी कि इसमें जो है एनिमल सोर्स, मतलब एनिमल से जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं हमें, वो आ जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे वेजिटेबल से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो सब आ जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं एनिमल्स ऑफ सोर्स क्या क्या है। यानी कि ऐसे फूड जो जानवरों से प्राप्त होता है उसे हम एनिमल ऑफ सोर्स कहा जाता है। यानी कि गाय से मिला दूध, मुर्गी से मिला अंडा, ठीक है, इसके साथ ही मीट भी मिलता है बकरा वगैरह से। तो ये सब क्या आ गया, ये सब एनिमल सोर्स आ गया। इसके साथ ही अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो यानी कि हरे पत्तेदार साग सब्जियां की यहाँ पे बात की जा रही है। ऐसे फूड जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसे हम वेजिटेबल सोर्स कहा जाता है। जैसे सोयाबीन, राजमा, ठीक है, तो ये सब आ गए। इसके साथ ही अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, इसमें हम लोग जो है अभी तक न्यूट्रिशन का सब कुछ देख चुके हैं। अब जो बात आती है वो न्यूट्रिएंट्स का देखते हैं, ठीक है। गाइस न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या अंतर है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन में इंक्लूड सभी आवश्यक तत्व जो कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़रूरी होता है और जिनकी आपूर्ति बाहरी यहाँ पे जो है पदार्थों के आयोग द्वारा बॉडी को दी जाती है, वो जो है न्यूट्रिएंट्स कहलाती है। जी हाँ, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें बताया जा रहा है कि संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट जो है ये आपके पोषक तत्व यानी कि बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिनका आपूर्ति बाहरी पदार्थों के आयोग द्वारा बॉडी को दी जाती है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा न्यूट्रिशन को बहुत ही निम्न रेखा चित्र से दर्शाते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, राइस और यहाँ पर जो है यानी कि चावल और गेहूँ, इन दोनों से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। वेजिटेबल फ्रूट से हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन। मिल्क, मीट से प्रोटीन। इसके साथ ही जो है यहाँ पे वाटर से मिनरल्स, ऑयल, घी और शुगर से हमें फैट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो है हम देख लिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हमें किस किस प्रकार मिल रही है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस प्रकार से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है गाइस यहाँ पर 60 से 80% जो है खाद्य बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है यह अपना भोजन का, यह जो है भोजन का 60 से 80% क्या बनाते हैं, खाद्य बनाते हैं। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक मिश्रण से बना हुआ तत्व होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है और इनका निर्माण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों से होता है, पौधों में प्राप्त होता है। तो अब इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये किनके मिश्रण से बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और यह जो है भोजन का 60 से 80% इनका मुख्य भाग होता है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है गाइस 4 भागों में बांटा गया है, जो कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स सैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। ओके, तो मोनोसैकेराइड यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट का अणु बनाते हैं, जो उसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल की बात की जा रही है, इस मोनो मतलब सिंगल, यानी कि एक बार फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का
अणु बनाते हैं, जो उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। मोनोसेकेराइड का मतलब ये एक अणु से जो मिलकर बना होता है उसे हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और यहाँ पर ग्लैक्टोज, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड है। यही अगर हम डाइसेकेराइड की बात करें, डाई मतलब डबल, ठीक है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है हमें डाइसेकेराइड, यानी कि इसमें 2 अणु मिले होंगे, ठीक है। तो डाइसेकेराइड यानी कि 2 कार्बोहाइड्रेट के अणु के मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो ये सब क्या हमारा डाइसेकेराइड है। इस एग्जाम्पल में आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और यहाँ पर जो है ग्लैक्टोज दे देगा, और इसके साथ ही एक सुक्रोज भी दे देगा, और आपको यहाँ इनमें से पूछ सकता है इनमें से कौन डाइसेकेराइड है। ये जो है बिहार पैरामेडिकल के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ये कन्फ्यूज़न वाले हैं क्योंकि नाम हमें सेम पता चल रहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। यहाँ पे बेशक हम भी कन्फ्यूजन में आते हैं, आप भी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे इसको नोट डाउन करके ही पढ़ें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, बढ़ते हैं, और हाँ फिर से बताए डाइसेकेराइड यानी कि इसमें 2 अणु। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेराइड। कॉम्प्लेक्स सेकेराइड यानी कि इसमें बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से ये बना होगा, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स सेकेराइड। गाइस ये सब पॉइंट जो है की पॉइंट है, ठीक है। कैसे याद करना है ये मैं बता रही हूँ। तो कॉम्प्लेक्स सेकेराइड जो है, इनका निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अन्य तत्वों के जुड़ने से होता है, उसे कॉम्प्लेक्स सेकेराइड कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दी, 10-10 अणु के मिलने से यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स सेकेराइड बनता है, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स सेकेराइड में आएगा। यहाँ पे पैक्टिन, गम्स वगैरह जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेकेराइड में आएगा। उसके बाद चलते हम देखते हैं, यहाँ पे लास्ट जो था हमारा ओलिगोसेकेराइड, ओके। तो ओलिगोसेकेराइड जो है, ये ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के कुछ अंश मौजूद होते हैं। मोनो मतलब पहला वाला, याद कीजिए, मोनोसेकेराइड के कुछ अंश मौजूद होते हैं। ओलिगोसेकेराइड का यहाँ काम जो है, ओलिगोसेकेराइड का जो काम होता है, ये सेल को पहचानना और उनको जोड़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, डाइसेकेराइड और यहाँ पे ट्राइसेकेराइड का बात किया जा रहा है, यानी कि डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड, यहाँ पे 3 से 9 अणु मिलकर ओलिगोसेकेराइड का जो है यहाँ पे निर्माण करते हैं। इसके बाद जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, मैं पहले ही बता दी थी, अनाज। ये अनाज से हमें क्या क्या मिलता है, गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का इत्यादि, ये सब चीज़ जो है ये सब किससे प्राप्त होते हैं, तो ये सब इससे प्राप्त होते हैं, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। इसके बाद यहाँ पे जड़ की बात करें तो रूट से हमें प्याज, आलू, गाजर, मूली ये सब मिलता है। फ्रूट से सेब, केला, आम, ये सब नॉर्मल है, ये सब आप लोग देख लेंगे। शुगर से देख लीजिए मीठा, शहद, चीनी। अब जो है बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो काम है, फंक्शन है, वो किस प्रकार है और क्या है। तो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही इनके द्वारा फैट का ऑक्सीकरण किया जाता है, ठीक है। और यह जो है प्रोटीन का यहाँ पे स्थान पर उपयोग में लाया जाता है। प्रोटीन के स्थान पर कौन उपयोग में लाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन के स्थान पर भी ये उपयोग में लाया जाता है। शरीर के विभिन्न ऊतकों यानी कि टिश्यू में इनका संरचना किया जाता है, जिससे आवश्यकता के अनुसार शरीर द्वारा उपयोग में भी लाया जाता है। कौन लाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद जो है इनके द्वारा खाने योग्य बनाना, इसका जो भोजन होता है ये बहुत ही फूड डाइजेस्टिव होता है और स्वाद मीठा होता है और सदैव जो है ये टेस्टी होता है, एवं इसमें जो है भोजन खाने योग्य होता है। और ख़ास तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो विटामिन के का निर्माण में ये सहायक होता है। कौन, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट याद रखेंगे इतने पॉइंट, ठीक है। अब बॉडी को जो है कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है, ये चलिए देख लेते हैं, किस एज में कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एज देख लीजिए, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये एडल्ट, प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर यहाँ पर जो प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करवाती है उनको, इन्फेंट को, और यहाँ पर जो है प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड, और यहाँ पे एडल्ट को कितना मात्रा में ज़रूरत है, तो देख लीजिए आप लोग। एक एडल्ट को जो है यहाँ पे 50 से 70% क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वही यहाँ पे प्रेग्नेंट
या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करवाती है उनको 40 से 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वही अगर इन्फेंट की बात करें तो 40 से 50। यहाँ पर जो है प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड जो है उसको 40 से 60, और एडल्ट या एडल्ट बोले तो 12 से 18 साल के बच्चे को भी 50 से 70% खाने में क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखते हैं गाइस फैट। तो आज के क्लास को हम इतना ही रखते हैं, फैट से हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे क्योंकि क्लास लेंदी हो जा रहा है। गाइस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय, टेक केयर।